Welcome students, welcome to our Agamya classes, and here we are going to study chemical kinetics chapter of class 12th. तो क्या आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन से है और काइनेटिक्स मतलब मोशन से है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की स्पीड्स के बारे में। तो हमारे पास कितनी स्पीड है? सबसे पहले तो हमारे पास आती है वेरी फास्ट स्पीड। वेरी फास्ट स्पीड में जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही क्विकली होती हैं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड से आपकी आँख झपकेगी नहीं और रिएक्शन पूरी हो जाएगी। जैसे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट। दूसरी रिएक्शन हमारे पास होती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, इतना ज़्यादा कि हमें पता नहीं चलता कि वहाँ रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। वेरी फास्ट हमने एग्जाम्पल लिखा नहीं, एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको अगर नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, और जिसको साथ में बनाना है वो साथ में बना ले, क्योंकि साथ में लिखने से आपका और हमारा दोनों का फायदा है। हमारा तो कम, आपका ज़्यादा है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब तीसरी रिएक्शन जो कि इस चैप्टर के हिसाब से बहुत जरूरी है वो है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। हम बेसिकली इस चैप्टर में इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और क्योंकि इस रिएक्शन में टाइम मिजरेबल होता है, तो मिजरेबल टाइम यहाँ पर कीवर्ड है। मिजरेबल टाइम होता है यहाँ पे, तो हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसी को स्टडी कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम इस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ज़्यादातर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, जिनमें बॉन्ड बनता है और टूटता है। बॉन्ड का बनना और टूटना मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में मॉडरेट रिएक्शंस के अंदर आता है। अब हम आगे एनसीईआरटी में अगर देखें तो एनसीईआरटी हमें क्या कहती है कि केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न विद चेंज। केमिस्ट्री का नेचर ही चेंज होना है, हमें भी केमिस्ट्री की तरह बनना चाहिए और अपने अंदर चेंजेस को लाना चाहिए। अब अगर आपने 11th और 12th पढ़ी है, 12th का तो फोर्थ चैप्टर है, मतलब अब तक अगर पढ़ाई करी है आपने तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी, केमिकल रिएक्शन आर फिजिबल केमिकल रिएक्शन फिजिबिलिटी देखने के लिए जो डेल्टा जी है वो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये बातों को बस थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर आपको एक चैप्टर अच्छा आता होगा तो आप दूसरा भी अच्छे से जान सकेंगे। चलिए अब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? नाम से पता चल रहा है रिएक्शन की रेट। ये रेट क्या है? जैसे 5 रुपये किलो सब्जी होती है तो 5 रुपये उसका रेट होता है। तो रिएक्शन को करने में कितने रुपए लग रहे हैं, क्या ये उसका रेट है? लोल नहीं, ये रेट है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी वेलोसिटी तो सर फिजिक्स में होती है। हाँ, तो रिएक्शन की स्पीड हम पढ़ रहे हैं तो स्पीड जहाँ वहाँ वेलोसिटी जहाँ, तो अगर वेलोसिटी है तो स्पीड भी होगी, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम डोनेट करते हैं, या तो हम इसको आर ओ आर लिख दो, या तो आपको स्कूल में लिखवाया गया होगा स्मॉल आर से। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। और ये कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है? या तो रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, दोनों में से किसी की भी। तो रिएक्टेंट रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर है हमारा वो तो प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। अब अगर हम प्लस माइनस का साइन देखें तो माइनस हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स के लिए, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो रहा है। तो अगर रिड्यूस हो रहा है तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी इनिशियल से। तो इनिशियल माइनस फाइनल जब हम करेंगे
कि हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे? सोचिए, जो हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। इसलिए हम बाहर नेगेटिव रखेंगे ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाए। पर हम जब बात प्रोडक्ट की करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। एक मिनट, हाँ जी। चलिए, आज के लिए इतना ही हो गया। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यूनिट ऑफ ROR, या फिर बोल लो आप स्मॉल r, जैसा आपको ठीक लगे। तो यूनिट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारी रिएक्शन है मोल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल टाइम वॉल्यूम, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल टाइम इनवर्स वॉल्यूम इनवर्स। अगर गैस दे रखा हो फिर क्या करेंगे आप? मोल की जगह हम डाल देंगे ATM, तो क्या हो जाएगा ATM टाइम इनवर्स वॉल्यूम इनवर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM एंड मोल यानी मोलैरिटी। पता है ना आपको ये क्या होता है? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ जी, पर यहाँ पे मोल है, ठीक। अब हम बात करते हैं, यह मोल, मोलर नहीं, मोलर ये होता है, मोलर इक्वल्स टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो एक और रिएक्शन बन गई यहाँ पे, मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मोलर, तो मोलर टाइम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास? मोलर टाइम इनवर्स। मोलर मतलब मोल पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल याद रखिए आप। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोलर टाइम इनवर्स, मोलर मोल पर यूनिट वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस क्या होती है? ऐसी गैस जो कंप्रेस ना हो। और बताओ बताओ जल्दी बताओ, नीचे कमेंट करो आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस पता है कि नहीं पता? मैं आइडियल गैस की इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रो नंबर, रेट कॉन्स्ट, ये R कांस्टेंट, और ये क्या है? टेम्परेचर विच इज इन केल्विन। तो अगर हम वॉल्यूम को नीचे ला दें तो P इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम RT, तो ये क्या बन गया? प्रेशर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन RT। सी क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन। तो अब हम डिफरेंट कंडीशन की बात करेंगे। पहली कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमारा ये T क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा तीनों पे। ये वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है ही, ये वेरिएबल है, यानी PV और N हमारा। तो हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएं अगर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल है और दो कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट करा है, ये कांस्टेंट यूनिवर्सल है। तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और जब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को हमने, इस इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया dP/dt इक्वल्स टू dC/dt मल्टीप्लाई बाय RT। कांस्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ मैं, RT कांस्टेंट है। RT की वैल्यू याद कर सकते हो आप, कंपटीशन वालों के लिए है ये, बोर्ड वाले ना याद करें कोई दिक्कत नहीं है, मन कर जाए तो याद कर लेना, वेल एंड गुड। इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो dC/dt इक्वल्स टू 1/RT dP/dt। तो कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। कैसे इस्तेमाल करना है ये हम लेक्चर्स के बाद, जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम सीखेंगे। अभी हम वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यूज ऑफ आर। तो मोलर गैस कांस्टेंट। तो मोलर गैस कांस्टेंट क्या कहता है? मोलर गैस कांस्टेंट हमें कहता है कि हम आर की वैल्यू को ले सकते हैं 0.082 पर यूनिट का रखेंगे हम लीटर, ATM, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स।
हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं 2, पर यूनिट क्या होगी? कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं 8.314 जूल मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। मोल केल्विन इक्वल है, तो 0.082 लीटर एटीएम, 2 कैलोरी, 8.314 जूल। और इसको जब किलो जूल में करना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, ये हो जाएगा किलो जूल में। अब हम क्या पढ़ें, इसको अगर किलो कैलोरी में करना हो तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किलो से, यानी 10⁻³ से, तो एक कैलोरी में किलो कैलोरी में आ जाएगा। अब कम को तुम ज़्यादा करो तो -3 से तो मल्टीप्लाई करोगे, कन्वर्जन आती है ना। अब आर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, और टी को हमने कॉन्स्टेंट रखा है, तो टी को हम कौन कौन से कॉन्स्टेंट रखेंगे? देखिए आर टी की वैल्यू पढ़ते हैं। अगर हम आर टी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब टेम्परेचर हमारा रहेगा 273 केल्विन, ध्यान रहे ये 273 केल्विन, मतलब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कंपटीशन वालों के लिए है स्पेशली, बाकी लोग इसको देख सकते हैं पर ज़्यादा जरूरी नहीं है उनके लिए। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है तब हमारे पास आर टी का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 22.4 लीटर एटीएम मोल इनवर्स, मतलब लीटर ऑफ एटीएम मोल इनवर्स, ठीक है। और अगर टेम्परेचर हमारे पास हुआ 300 केल्विन, तब आर टी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 24.6 लीटर एटीएम मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ कि फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी। अब टाइप्स ऑफ रेट रिएक्शन हम सीखेंगे, यहाँ पे क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बारी आ गई। तो पहला है एवरेज, दूसरा है इंस्टेंटेनियस। ओके, यहाँ तक कोई सब कुछ क्लियर है? नो डाउट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हाँ जी, तो शुरू करें। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है, क्या होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो इसको हम डिनोट करते हैं आर एवरेज लिख के, या फिर आर के ऊपर बार लगा के, ठीक है। जब टाइम इंटरवल क्या हो, ज़्यादा हो, जब टाइम इंटरवल ज़्यादा हो तब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, और तब उस वक्त उस कोर्स ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम कोई रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बन गया, समझ गए। हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ए से बी आ गया है वो। अब इसका रेट ऑफ एवरेज निकालना है, आर एवरेज ऐसे निकलेगा, या फिर आर एवरेज कैसे निकलेगा? तो माइनस लगाया है, चेंज इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? ए, इसका क्या है? टाइम का इन्वर्स, इक्वल्स टू प्लस प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बी डेल्टा टी, ये हमारा आर एवरेज। तो द रेट ऑफ रिएक्शन that is being determined over a large interval of time during the course of reaction is called average rate of reaction। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन that is being determined over large interval of time during the course of reaction that is called average rate of reaction। अब इतना तो मत लिखवाओ यार, ठीक है। तुम लोग यार बड़े हो चुके हो, 11th-12th पढ़ रहे हो। इसके हम ग्राफ सीख लेते हैं। तो पहला ग्राफ हम देखते हैं, हम रिएक्शन और टाइम का ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर टाइम है। तो रिएक्शन और टाइम का ग्राफ देखेंगे और हम रिएक्टेंट्स को स्टडी करेंगे। तो आप बताइए, अभी रिएक्शन हुई नहीं है, रिएक्शन होने जा रही है, तो रिएक्टेंट ज़्यादा रहेगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली रिएक्टेंट जो है ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट हमारे पास बना ही नहीं है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिक्स है हमारे पास यहाँ पे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है, समझ रहे हो ना? अच्छी बात है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो कि हमारे पास ये रिएक्टेंट है, हमने उसमें कुछ डाला और अभी कुछ बना ही नहीं, कुछ टाइम बाद कुछ बना, ये धीरे धीरे खत्म होगा, ये धीरे धीरे बनेगा।
ये धीरे-धीरे खत्म होगा, ये धीरे-धीरे बनेगा। यहाँ तो हम सिंगल रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो इस रिएक्टेंट में जो बन रहा है हमारे पास वो जो है, तो ऐसे टाइम के साथ ये होता चला जाएगा। अब ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं, मार्क करते हैं, ये हो गया हमारा टाइम t1। हम यहाँ एक पॉइंट मार्क करते हैं, ये हो गया हमारा टाइम t2। अब t1 पे कंसंट्रेशन हमारी है a1, t2 पे कंसंट्रेशन है a2, t2 ज़्यादा है, यानी डेल्टा t क्या होगा हमारे पास, t2 माइनस t1। इसलिए तो और हमारा जो रिएक्टेंट का है डेल्टा ए, वो कैसे मेंटेन करेंगे हम, a2 माइनस a1। और जैसा आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव डाल देते हैं। तो आपको समझ भी आ गया होगा कि हम नेगेटिव क्यों लिखते हैं रिएक्टेंट के आगे और पॉजिटिव क्यों लिखते हैं प्रोडक्ट के आगे। इसी तरह से हम प्रोडक्ट का भी ग्राफ बना लेंगे। प्रोडक्ट के ग्राफ में क्या होगा, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जीरो रहेगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद धीरे 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 बढ़ेगा और वो ऐसे जाएगा। एक टाइम आएगा जब वो ऐसे हो जाएगा। तो ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा B1, एक पॉइंट जगह B2, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2। सिमिलरली डेल्टा B विल बी B2 माइनस B1, B2 बड़ा है B1 से, तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और इसलिए यहाँ पर आगे हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। डेल्टा T हम देखेंगे तो वो होगा T2 माइनस T1, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी ROR की डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में T। हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं लगाया, लगा दिया। अब हम ध्यान देंगे किस पे, ध्यान देंगे अब हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पे। अगर हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पर ध्यान दें, किस पर ध्यान दें हम, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को हम लिखते हैं RINS। एवरेज रेट को, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कन्वर्ट करना हो इंस्टेंटेनियस में तो डेल्टा T टेंड्स टू बी 0। बेसिक 11 है ये, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं, ओके। अगर आपको इसकी भी रिएक्शन चाहिए तो मैं बता दूं कि सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर टाइम इंटरवल हमारा शॉर्ट रहेगा। टाइम इंटरवल कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, और या फिर बोलो पर्टिकुलर रहेगा। अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पे और ऐसे जा रहा है वो, मान लेते कंसंट्रेशन है ये और ये टाइम है, तो एवरेज के लिए तो हम ऐसे पॉइंट लेते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब हमें इसी पॉइंट पर निकालना है, यानी कि इस टाइम पे है तो उसको लिख देंगे टी इंस्टेंटेनियस। इसी टाइम पे हमें रिएक्शन की स्पीड वो निकालनी है, तो हम यहाँ पर एक स्लोप बनाएंगे, कर्व। क्या बनाएंगे हम, एक कर्व। कर्व कर्व से जाती हुई तो हम सीधी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो हम यहाँ से जो है, अब ये हमारा स्लोप आ गया, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स माइनस डी ए बाय डी टी। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता ही है जी, पता है कि नहीं पता, पता होना जरूरी है। टी इंस्टेंटेनियस बोले तो डी टी, यहाँ पर डी ए। समझ आ रहा है ना आपको? देखिए समझ नहीं आ रहा हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। हाँ जी बताइए, समझ आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टोइचियोमेट्री फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा